हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है अभी, जिसका असेसमेंट है 26-27 है। मोस्ट ऑफ द फैमिली में एलआईसी होती ही है, लेकिन बहुत से लोगों को एलआईसी के ऊपर क्या टैक्सेस या टीडीएस के रूल्स एप्लीकेबल हैं ये पता नहीं होते। दोस्तों, एलआईसी एक कंप्लीट जर्नी है जो कि स्टार्ट होती है प्रीमियम पेमेंट से। एक सर्टेन टाइम लिमिट तक हम प्रीमियम को पेमेंट करते हैं और ये खत्म होती है मैच्योरिटी या सर्वाइवल बेनिफिट्स या फिर डेथ बेनिफिट से। कई बार तो लोग पॉलिसी को सरेंडर भी कर देते हैं। इस केसेस में क्या होता है ना कि एलआईसी आपको पैसे देता है, और इस केसेस में क्या होता है कि आप एलआईसी को पैसे देते हो, मतलब कि आप प्रीमियम का पेमेंट करते हो। तो प्रीमियम पेमेंट से लेकर के मैच्योरिटी, डेथ या सरेंडर तक जो भी पैसे का लेन देन हो रहा है उसमें टीडीएस और टैक्स के क्या रूल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला स्टेज होता है इन्वेस्टमेंट स्टेज का। आप जैसे ही कोई पॉलिसी लेते हो तो आपको प्रीमियम पेमेंट करना होता है। अब वो चाहे मंथली हो या क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या ईयरली हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उस केस में आपको गवर्नमेंट टैक्स की क्या बेनिफिट्स देती है जो आप प्रीमियम पेमेंट करते हो। फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए क्या रूल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। अभी दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम ये दोनों ही चल रहे हैं। अब देखिए, एलआईसी में जो आप प्रीमियम पे करते हो उसमें आपको गवर्नमेंट ओल्ड टैक्स रिजीम में सेक्शन 80C में 1.5 लाख तक डिडक्शन देती है कि आप अपनी इनकम को कम कर लो जिससे कि आपके टैक्सेस कम हो जाए। इस 1.5 लाख के डिडक्शंस को क्लेम करने के लिए आपको कुछ कंडीशंस हैं जो फॉलो करने होते हैं। यहाँ पे ये है कि यदि आपकी कोई पॉलिसी है जो कि 1 अप्रैल 2012 के बाद आपने कराई हुई है, ली हुई है, तो ऐसे केस में कंडीशन ये है कि आपका जो सम एश्योर्ड है, आप बॉन्ड खोल करके देखना, उसमें सम एश्योर्ड मेंशन होता है 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। उस सम एश्योर्ड का जो आपका प्रीमियम है जो आप पे कर रहे हो वो 10% से कम होना चाहिए। जैसे मान लो कि आपका सम एश्योर्ड 2 लाख रुपीज, जो प्रीमियम होना चाहिए वो 20,000 रुपीज के अंदर में होना चाहिए, तभी आप 80C में डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे ये है कि ऐसी पॉलिसी जो कि 1 अप्रैल 2012 के पहले की इशू की गई है, ऐसे केस में लिमिट 20% की है। तो 2 लाख की यदि पॉलिसी है तो 20% का मतलब 40,000 रुपीज के नीचे आपका प्रीमियम यदि है तो आप ये डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम यदि आप ऑप्ट करते हैं तो उस केस में आपको एलआईसी प्रीमियम के लिए कोई बेनिफिट नहीं मिलती है, ना ही दोस्तों यहाँ पे कोई डिडक्शंस आपको 80C में मिलता है, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में 80C के डिडक्शंस को खत्म कर दिया गया है। और यहाँ पे ये है कि सिंस की कोई डिडक्शंस आपको मिलना नहीं न्यू रेजिम में, तो फिर ये जो है कंडीशंस नॉट अप्लीकेबल हो जाते हैं। अब देखिए, न्यू टैक्स रेजिम में वैसे भी आपको 12 लाख तक की जो इनकम है वो टैक्स फ्री हो चुकी है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। तो गवर्नमेंट वैसे भी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रही है। अब ओल्ड टैक्स रेजिम में 5 लाख तक की ही आपकी इनकम टैक्स फ्री है, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है। तो आप सोचो 7 लाख रुपीज तक का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। अब उसमें आपकी एलआईसी में जो भी प्रीमियम वगैरह जा रहे हैं सब आप 12 लाख में ही आपके सारे क्लेम हो जाएंगे, तो आपके टैक्सेस क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। लेकिन फिर भी यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर रहे हैं तो फिर आपको ये बेनिफिट मिलती है। और यहाँ पे देखिए, जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो ये आपके पेरेंट्स के नाम से यदि है तो फिर आप उसका बेनिफिट 80C में नहीं ले सकते। ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ के लिए, स्पाउस या चिल्ड्रन के लिए एप्लीकेबल है। अब आते हैं मैच्योरिटी स्टेज पर। ठीक है कि आप सर्वाइव कर गए, पॉलिसी मैच्योर हो गई, अब आपको एलआईसी क्या करता है, पेमेंट करता है। ठीक है, जब वो पेमेंट करता है तो उस केस में टैक्सेबिलिटी के क्या रूल्स हैं। देखिए, सेक्शन 10(10)D इनकम टैक्स एक्ट का ये कहता है कि जो भी मैच्योरिटी का पैसा एलआईसी आपको देता है वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन यहाँ पे देखिए, अब मैच्योरिटी का मतलब हो गया कि सर्वाइवल बेनिफिट भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। ठीक है, दोनों ही हो सकता है। अब डेथ के केस में ये है कि ये हमेशा टैक्स फ्री होता है। नॉमिनी को जो भी पैसा एलआईसी पे करेगा वो दोस्तों 100% टैक्स फ्री है, चाहे आपका प्रीमियम जो भी गया हो, पॉलिसी आपकी जो भी टाइप्स हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि सर्वाइवल बेनिफिट आपको मिल रही है, मेच्योरिटी का पैसा आपको रिसीव हो रहा है 2 पॉइंट्स के ऊपर, तो उस केस में जो टैक्स आपको पे करना है वो डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिसी किस डेट को इशू की गई थी और आपने एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम कितना पे किया हुआ है। ठीक है, कि आप एक साल में टोटल प्रीमियम आपने कितना पे किया, ये उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे जैसे मान लो कि पॉलिसी टाइप की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल पॉलिसी है जो एलआईसी चला रहा है। इंडोमेंट पॉलिसी हो गया, मनी बैक हो गया, या फिर होल लाइफ पॉलिसी हो गया। ऐसे केस में यदि जो पॉलिसी अप्रैल 2023 के बाद इशू किए गए हैं उसमें दोस्तों यहाँ पे सेक्शन 10(10)D में
जो भी मेच्योरिटी अमाउंट है, इनफैक्ट अभी तो फिलहाल में मेच्योरिटी तो हुई नहीं होगी, लेकिन ये रूल्स है, ठीक है, कि 1010D में जो भी पैसा मिलेगा वो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगा दिया गया कि आपकी जो एनुअल प्रीमियम होनी चाहिए वो 5 लाख से कम की होनी चाहिए, तभी आप जो है 1010D का फायदा ले सकते हैं। यदि आपकी प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा की है तो उस केस में ये टैक्सेबल हो जाएगा यदि आपको LIC पेमेंट करती है बाद। अब टैक्सेबल इनकम कितना होगा? क्या आपने जो टोटल प्रीमियम पे किया है वो टैक्सेबल इनकम होगा? बिल्कुल भी नहीं। आपकी जो भी मैच्योरिटी अमाउंट LIC पे कर रही है और जो आपने प्रीमियम पे किया हुआ है पूरे ओवर द कपल ऑफ ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, वो दोस्तों माइनस हो जाता है और नेक्स्ट जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है ये टैक्सेबल इनकम होती है। ये आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड करना होता है और ये स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है। और नेक्स्ट होता है यहाँ पे यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें भी है कि फैब 2021 अप्रैल के बाद में जिन लोगों ने पॉलिसी ले रखी है उनके लिए कंडीशन लगा दिया गया है कि आपकी टोटल प्रीमियम जो होनी चाहिए 2.5 लाख के अंडर में होनी चाहिए। यदि 2.5 लाख के ऊपर जा रहा है तो उस केस में LIC आपको यदि पेमेंट करती है, मेच्योरिटी का पैसा आपको देती है, ठीक है, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। अब यहाँ पे ये है कि 1 साल के बाद यदि आप मान लो कि पैसा आपको मिल रहा है LIC से यूलिप के केस में, तो कैपिटल गेन पे टैक्स लगता है 12.5% के रेट से। अब कैपिटल गेन जनरली यही होता है कि जो आपको मैच्योरिटी का पैसा मिला है, जो प्रीमियम आपने पे किया हुआ, कितना आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है, 12.5% के रेट से एप्लीकेबल हो जाता है। कोई एनी अदर पॉलिसी है, अब वो चाहे किसी भी डेट को इश्यू की गई है, रूल्स जो मैंने ऊपर अभी आपको बताया कि 10% के अंदर में यदि प्रीमियम है तो सेक्शन 1010D एप्लीकेबल होता है, जो भी पैसा मिलेगा वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन यदि 10% के ऊपर यदि जा रहा है तो उस केस में फुली टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब यहाँ पे जो 5 लाख और 2.5 लाख की लिमिट आप देख रहे हैं ये बेसिकली मल्टीपल पॉलिसीज के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है और सिंगल पॉलिसी के ऊपर भी होती है। यदि आपकी मल्टीपल पॉलिसीज हैं और पूरे ईयर का टोटल प्रीमियम यदि ऐड कर दिया जाए तो इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब आते हैं TDS के ऊपर कि LIC TDS कब डिडक्ट करता है। सेक्शन 194D(a) में TDS डिडक्ट करता है। तो देखिए जो भी LIC मैच्योरिटी अमाउंट आपको पे करती है वो यदि टैक्स फ्री नहीं है, मतलब मैंने अभी आपको ऊपर 1010D का जो भी कंडीशन दिखाया था, ठीक है, यूलिप के केस में हो गया, इंडोमेंट पॉलिसी हो गया, आपकी प्रीमियम एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। यदि वो क्रॉस कर जाती है तो उस केस में एक तो टैक्सेस जो होंगे वो आपको तो पे करने होंगे, लेकिन LIC जब भी पेमेंट करेगी मैच्योरिटी का पैसा तो TDS डिडक्ट करेगी। अब TDS जो डिडक्ट होगा वो 2% के रेट से होगा। दोस्तों अक्टूबर 2024 से रूल चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट लगा दिया गया है कि यदि आपकी टोटल पे आउट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि टोटल मैच्योरिटी अमाउंट, यहाँ पे दोस्तों बीच का जो डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि जो मैच्योरिटी अमाउंट है प्लस कितना आपने टोटल प्रीमियम पे किया, इन दोनों को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आपकी टोटल पे आउट कंसिडर की जाती है। यदि वो 1 लाख रुपीज से ज्यादा की है तो उस केस में TDS डिडक्ट होगा 2% के रेट से, ठीक है। तो पे आउट मतलब होता है नेट इनकम, आपकी कितनी नेट इनकम हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि कोई भी पैन नंबर आपका एडेड नहीं है, वैसे LIC में लगभग सभी के पैन नंबर एडेड होते हैं, बाई चांस नहीं है तो 20% के रेट से TDS कट सकता है। और नेक्स्ट है कि यदि आप पॉलिसी को सरेंडर कर देते हैं, देखिए रूल ये कहता है कि जो 2 इयर्स का मिनिमम आपको टाइम दिया जाता है कि एटलीस्ट 2 इयर्स तो आपको पॉलिसी चलानी ही है, ठीक है। तो मिनिमम लॉक इन पीरियड है, कुछ पॉलिसी में 3 इयर्स होती है। यदि आप इस लॉक इन पीरियड के पहले आपने पॉलिसी को सरेंडर कर दिया तो जो भी पैसा मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में आपके टोटल इनकम में ऐड किया जाता है। और यदि आपने उस प्रीमियम के ऊपर जो आपने इस पॉलिसी को सरेंडर किया उस पर आपने प्रीमियम पहले पे कर दिया था और आप 80C में क्लेम ले लिए थे, वो भी दोस्तों प्रीमियम आपके इनकम में ऐड हो जाए और आपको उसके अकॉर्डिंग टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करने। और यहाँ पर भी TDS डिडक्ट होता है 2% के रेट से। और ये भी दोस्तों ये है कि 1 लाख रुपीज की यहाँ पर भी लिमिट है कि 1 लाख रुपए से ज्यादा यदि आपका पे आउट आ रहा है तो उस केस में TDS LIC डिडक्ट करेगी। 1 लाख रुपए के ऊपर यदि आपकी पे आउट आ रही है सरेंडर पॉलिसी केस में तो उस केस में TDS डिडक्ट होगा। अब यहाँ पे SFT रिपोर्टिंग देखिए इंपॉर्टेंट है कि LIC भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या करता है, रिपोर्टिंग करता है। यहाँ पे बेसिकली जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या होता है कि आप जो प्रीमियम का पेमेंट कर रहे हैं, अब देखिए यदि आपने कैश में प्रीमियम का पेमेंट किया हुआ है 1 लाख रुपए से ज्यादा का एक फाइनेंशियल ईयर में 25-26 में लेट से कैश में, तो ये रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन्स हो जाता है। LIC तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगा।
हाई वैल्यू प्रीमियम का मतलब हो गया कि नॉन कैश प्रीमियम, ऐसी प्रीमियम जो कि आप कैश में नहीं दे रहे हो, आप डिजिटल मोड में कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो 10 लाख से कम की है। आपकी बहुत सारी पॉलिसी चल रही है, 10 लाख से कम की प्रीमियम आप पे कर रहे हो, तो ये ट्रांजेक्शन्स भी एआईएस में दोस्तों एसएफटी के माध्यम से रिपोर्ट होती है, एआईएस में कैप्चर हो जाए। और यहाँ पे पैन नंबर को कोड करना मैंडेटरी, यदि आप 50,000 रुपीज के ऊपर का पेमेंट आप कैश में कर रहे हो। होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।